हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम BHDC 131 की इकाई 13 करेंगे, जिसका नाम है हिंदी कहानी का विकास 2। ठीक है, तो 12 इकाई जो है, जो 12 यूनिट है, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको चैनल पर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे उन सभी के। इसके बाद आगे के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना के अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। जो भी हम आगे भी पूरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं उन सभी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो स्वतंत्रोत्तर भारत में ना हिंदी कहानी में नए आंदोलन हुए थे। ठीक है, जिनसे ना कहानी विधा में कई तरह की विविधता आई और हलचल भी हमें देखने को मिली थी। ठीक है, जिस तरह से जैसे कि नई कहानी आंदोलन हुआ था, ठीक है, 1950 से 55 तक के समय में। तो इसमें ना अनुभूति की प्रामाणिकता पर जोर दिया गया और शहरी, ग्रामीण, स्त्री आदि स्वर जो थे वो प्रमुख उभरे। ठीक है, और इसके बाद आता है साठोत्तरी कहानी। ठीक है, तो ये कहानियों के अंदर ना अकहानी या हम कह सकते हैं अकहानी हमें देखने को मिली, जैसे कि संत्रांश और संबंधहीनता का चित्रण हमें देखने को मिलता है इसमें। मुख्य रचनाकार जो रहे इस साठोत्तरी कहानी के, तो वो थे ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। ठीक है, साठोत्तरी शब्द का अगर हम व्यापक अर्थ देखें तो जो 1960 के बाद के सभी कहानी आंदोलन जो है वो साठोत्तरी कहानी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अन्य कहानी आंदोलन भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सचेतन कहानी, ठीक है, 1964 ईस्वी, सहज कहानी 1968, समांतर कहानी 1972, सक्रिय कहानी 1989। ठीक है, 1979। इसके बाद आता है समकालीन कहानी। तो आंदोलन मुक्त जन पक्षधर कहानी हमें इसमें देखने को मिलती है और आम जन की आशा आकांक्षाओं को और जो वंचनाओं थी उनका भी चित्रण हमें इसमें किया गया था और वो हमें देखने को मिलता है। विमर्शों का भी प्रभाव इस समय हमें दिखाई देता है कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श ने भी ना कहानी को एक नई दिशा दी थी। तो ये तो था प्रस्तावना। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले नई कहानी की। ठीक है, तो इसमें ना युगीन प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है। तो 20वीं शताब्दी के मध्य का हिंदी कहानीकार जो था वो दोहरी यातना से गुजर रहा था। ठीक है, उस समय युद्ध की विभीषिका भी हमें देखने को मिली, आज़ादी और विभाजन की त्रासदी भी हम देख रहे थे। ठीक है, तो विभाजन का प्रभाव हमारे क्या रहा, तो देश जो था वो खून से लथपथ हुआ था उस समय। समाज में नरशंसता और हत्याओं का बोलबाला हो रखा था उस समय में। ठीक है, अब समाज का बदलता परिदृश्य कैसा था। तो आधुनिक जीवन की अगर हम बात करें तो उद्योग धंधों के विकास और रोजगार के हमें नए अवसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, गांव से शहरों की ओर और शहरों की ओर पलायन होता है और वहाँ के संवेदनहीन यंत्रवत जीवन का ना सामना भी करना पड़ रहा था। अकेलापन, अंतर्मुखी जीवन और मशीनरी जीवन का जो था जो मनुष्य था वो हिस्सा बनना था उन सबको। और इसके बाद अगर हम देखें तो महिलाओं की भूमिका क्या रही, तो नौकरी के माध्यम से घर की चारदीवारी को लांघा महिलाओं ने। ठीक है, पुरुष के बराबर दर्जे की मांग की और आत्मनिर्भरता का भी बात हमें मांग की उन्होंने। ठीक है, अब नई कहानी का उद्भव कैसे होता है, तो नई दृष्टि अगर हम देखें तो पहले कहानीकार जो थे वो जग बीती सुनाते थे। अब जो थे वो आप बीती पर बल दिया जाने लगा था। नई शैली हमें देखने को मिलती है इसमें। घटनाओं का अभाव होता है लेकिन जटिलता, सूक्ष्म यथार्थ हमें दिखाई देता है। उपमाओं की बजाय ना प्रतीक व बिंबों का प्रयोग किया गया इसमें। और कहानी का स्वर अगर हम देखें तो वो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और विज्ञान की ठोस आधार भूमि पर आधारित होता था। ठीक है, नई विधाओं की अगर हम बात करें तो कहानी का रूप जो था वो विस्तृत हुआ था। संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत, लोक कथाएं आदि भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, कहानी आंदोलन अगर हम देखें तो 1954 ईस्वी में ना कहानी पत्रिका जो थी, पत्रिका का ना पुनर्प्रकाशन हुआ था और नई कहानी आंदोलन हमें देखने को मिलता है। तो नई कहानी आंदोलन क्या था, जीवन के नए भावों दृष्टिकोण का परिणाम था नई कहानी आंदोलन। ठीक है, और मूल्य भंग और मूल्य निर्माण की कहानियां हमें इसके अंदर दिखाई देती हैं। प्रमुख कहानीकार और उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मोहन राकेश थे, कमलेश्वर थे, राजेंद्र यादव थे। तो विषय की अगर हम बात करें तो इन्होंने ना टूटते परिवारों, महानगरीय अकेलापन, निजी संबंधों की कुंठा पर को अपने कहानी का विषय बनाया था। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो प्रमुख कहानियां जो है राजेंद्र यादव की है एक कमजोर लड़की की कहानी, टूटना। ठीक है, कमलेश्वर की है राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं। मोहन राकेश की है एक और जिंदगी और सुहागिन। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कहानियां रही हैं। इसके बाद बात करते हैं अमरकांत की। तो इनके जो विषय थे कहानी के वो थे मध्य वर्गीय जीवन की वंचनाएं। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कहानी थी दोपहर का भोजन और डिप्टी कलक। इसके बाद है भीष्म कहानी। ठीक है, तो इनके जो अगर हम बात करें विषय की तो मध्य वर्गीय दोहरापन हमें दिखाया गया इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। निम्न वर्गीय समाज की विडंबना इनकी कहानी में हम देखते हैं और इनकी जो प्रमुख कहानी है वो है चीफ की दावत, तमगे, अमृतसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो इनकी विशेषता की बात करें तो आंचलिक कहानीकार रहे हैं ये। ठीक है,
और इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं वो है तीसरी कसम, रस प्रिया, एक आदमी, रात्रि की महक, ठीक है। इसके बाद है मार्कंडे। तो विषय की अगर हम बात करें, योजनाओं के नाम पर की गई ठगी, जो इनके विषय रहे हैं कहानियों के, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख कहानी है वो है भूदान, हंसा जाई अकेला, ठीक है। इसके बाद है शैलेश मटियानी। तो इनकी जो विषय रहे हैं कहानी के वो हैं पहाड़ी जीवन व मुंबई के निम्न वर्गीय जीवन, ठीक है। इसके बाद है जिबूका। इनकी प्रमुख कहानियों के अंदर आते हैं कालिक अवतार, चिथड़े। इसके अलावा अन्य और भी कहानीकार हैं, जैसे निर्मल वर्मा है, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती। आप इनकी विशेषताएं और प्रमुख कहानी जो है वो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हरिशंकर परसाई हैं, और इसके अलावा अन्य भी कई कहानीकार रहे हैं, रांगे राघव, शिव प्रसाद सिंह और विवेकी राय, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें, तो नई कहानी का ना कोई एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये लेखक के नए आत्मबोध का प्रस्फुटन रहा था, ठीक है। इसमें आधुनिक जीवन के संकट, अंतर्विरोध और विविध दृष्टियां जो है हमें उभरी हुई दिखाई देती हैं। प्रमुख कहानीकारों ने ना विषय अनुसार विविध शिल्प भी अपनाए थे कहानी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे साठोत्तरी कहानी की। तो 1960 के बाद हिंदी कहानी में हमें कई आंदोलन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी। तो ये कहानीकारों के आत्मचेतना और कला के प्रति जागरूकता के प्रमाण हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें, तो सचेतन कहानी में देखें तो प्रेरणता की अगर हम बात करें तो डॉक्टर महीप सिंह रहे हैं, ठीक है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो व्यक्तिवाद से हटकर ही वैचारिक धरलता पर कहानी की प्रतिष्ठा रही इनमें, ठीक है। जीवन के प्रति आस्था और विश्वास इनके कहानियों की विशेषताएं होती थी। महत्वपूर्ण कहानीकार कौन से थे? महीप सिंह हैं, ठीक है, मनहर चौहान है, धर्मेंद्र गुप्त हैं। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो महीप सिंह के द्वारा लिखी गई है पानी और पुल, सन्नाटा, ठीक है, और मनहर चौहान के द्वारा 20 सुबहों के बाद, ठीक है। इसके बाद आता है अकहानी। तो प्रणेता अगर हम देखें तो वो है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। तो और इनकी विशेषताएं थी सब कुछ का अस्वीकार करना, ठीक है, आंतरिक अकेलापन, भय और अस्तित्वहीनता, ये इनकी विशेषताएं होती थी कहानियों की। मुख्य कहानीकार अगर हम देखें कहानी में, तो ज्ञान रंजन है, काशीनाथ सिंह है, दूधनाथ सिंह है, रविंद्र कालिया है, महेंद्र भल्ला, गंगा प्रसाद विमल, ये प्रमुख कहानीकार हैं। और कहानियों के प्रमुख विषय कौन से थे? संबंधों में अपरिचय और विक्षोभ, आधुनिक समाज में संवादहीनता, अकेलापन और मूल्यों का विघटन, ये इनके प्रमुख विषय होते थे, ठीक है। प्रमुख कहानियां अगर हम देखें तो यहाँ पे ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, इन सबकी प्रमुख कहानियां दी गई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, खुद से पढ़ लेना आप इनको, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद अगला है महानगरीय जीवन और आधुनिकता। तो इसकी अगर विषय की बात करें तो महानगरों की नकली और झूठी जिंदगी दिखाई गई थी इन्होंने कहानी के अंदर, ठीक है, और संबंधों का टूटना और अकेलापन भी दिखाते हैं कहानियों में। प्रमुख कहानीकार थे रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह, गिरिराज किशोर, ठीक है। उदाहरण अगर हम देखें तो रविंद्र कालिया ने महानगरीय संबंधों का चित्रण किया और गिरिराज किशोर ने खोखलापन और रिश्तों के टूटने का चित्रण किया है अपनी कहानियों में। इसके बाद है प्रतीकात्मकता। तो प्रतीकों का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है इसमें। कहानीकारों की अगर हम बात करें किन्होंने प्रतीकों का प्रयोग अच्छे से किया, तो वो है महीप सिंह, दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, मृदुला गर्ग, ठीक है। और महीप सिंह ने कील प्रतीक का प्रयोग किया, ठीक है, और कील में प्रतीक का प्रयोग किया है। दूधनाथ सिंह ने रीछ, ठीक है। इसके बाद आता है सहज कहानी। प्रणेता की अगर हम बात करें तो वो है अमृत राय। विशेषता अगर हम देखें, कथा रस की वापसी पर बल दिया गया है इनमें, ठीक है। प्रभाव अगर हम देखें तो सीमित प्रभाव दिखाई देता है। समांतर कहानी में अगर हम देखें तो प्रणेता तो वो है कमलेश्वर। विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी की वापसी दिखाई जाती है इसमें। कहानीकार अगर हम देखें तो मधुकर सिंह, इब्राहिम शरीफ, जितेंद्र भाटिया, निरुपमा सेवती। सक्रिय कहानी में अगर हम देखें तो नेतृत्व किया राकेश वत्स ने, और प्रमुख कहानीकार रहे राकेश वत्स और रमेश बत्रा, ठीक है। अब कवियों की कहानी रचनाएं कौन कौन सी थी वो देखो। मुक्ति बोध की है यहाँ पर विपात्र, ब्रह्म राक्षस, ठीक है। इसके अंदर ना कलाकार की बेचैनी दिखाई गई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने छाता लिखी कहानी, ठीक है। तो आधुनिक संवेदना इसमें देखने को मिलती है। रघुवीर सहाय ने मेरे और नंगी औरत के बीच ये लिखी है, तो इसमें स्त्री पुरुष संबंध के बारे में दिखाया गया है। और धर्मवीर भारती ने बंद गली का आखिरी मकान, मृत्युबोध, इसमें दिखाया है कि मृत्युबोध की बात की गई है इसमें, ठीक है। विशेष प्रयोग और प्रभाव अगर हम देखें तो फैंटेसी का प्रयोग इसमें दिखाई पड़ता है। दूधनाथ सिंह ने सुखांत में किया है और काशीनाथ सिंह ने लोक बिस्तरों पर, और इसमें ना फैंटेसी का प्रयोग किया गया है इन कहानियों के अंदर, ठीक है। शिल्प प्रयोग भी हमें दिखाई देता है। तो कहानियों में संरचना में नवाचार दिखाई दिया। मुक्तिबोध और दूधनाथ सिंह ने परंपरागत शिल्प को तोड़ा था। सठोत्तरी कहानियों में अगर हम देखें तो संबंधों का टूटना, आधुनिकता बोध, ठीक है, अकेलापन, संवादहीनता मुख्य विषय रहे, और कहानीकारों ने शहरी जीवन के खोखलेपन को दर्शाया है और प्रतीकों और फैंटेसी के प्रयोग के माध्यम से समाज के यथार्थ को चित्रित किया है, ठीक है। इसके बाद आता है समकालीन कहानी।
तो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो समकालीन कहानियाँ किसी विशेष दिशा निर्देश से बंधी हुई नहीं थी। जनपक्षधरता का रुझान प्रमुख हमें दिखाई देता है इसके अंदर। ग्रामीण जीवन जो है और सांप्रदायिकता है, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद मुख्य विषय रहे इसमें कहानी के, ठीक है। सांप्रदायिकता और उसकी अभिव्यक्ति की अगर हम देखें, बात करें तो 1980 का जो दशक था उसमें पंजाब में आतंकवाद, हिंदू सिख परस्परता पर प्रभाव हमें दिखाई देता है कहानी के अंदर, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, अरुण प्रकाश की भैया एक्सप्रेस, स्वयं प्रकाश की क्या तुमने सरदार भिखारी देखा है, ये कुछ उदाहरण हैं। 1990 दशक का अगर हम दशक देखें तो सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण और मुस्लिम समुदाय का वैमनस्य दिखाया गया, उसमें चल रहा था, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर है असगर वजाहत की जख्म, ठीक है। अखिलेश की अंधेरा है कहानी है। सत्ता की भूमिका और समाजगत अलगाव को भी चित्रित किया गया। उदाहरण के लिए अगर देखें तो स्वयं जो प्रकाश थे उनकी पार्टीशन, ठीक है। भूमंडलीकरण और बाजारवाद अभी की अगर हम बात करें समकालीन कहानी में, तो 1990 के बाद भारत में ना मुक्त बाजार व्यवस्था और भोक्तावाद का उदय हुआ था। समाज की जो मूल्य व्यवस्था थी वो बदली थी उस समय, और मानवीय संबंधों में भी ना गिरावट आई थी, ठीक है। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो काशीनाथ सिंह की कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, ठीक है। अखिलेश की शापग्रस्त और जल डमरू मध्य, ठीक है। संजय खाती की पिंटी का साबुन, रघुनंदन त्रिवेदी का इंद्रजाल, संजीव की लिटरेचर और रमेश उपाध्याय की डॉक्यू ड्रामा, ठीक है। नगरीय बोध और ग्रामीण कथाकार भी हम देखें तो हिंदी कहानी में ना औद्योगिकरण, शहरीकरण और नए संबंधों की तलाश की पीड़ा व्यक्त की गई है, ठीक है। ग्रामीण बोध अगर हम देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु है, मार्कांडे है, शिव प्रसाद सिंह है, रामदरस मिश्र हैं, विवेकी राय हैं, ये प्रमुख नाम रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी कहानी में ग्रामीण जीवन का बोध कराया है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, रेणु की तीसरी कसम और शिव प्रसाद सिंह की नन्हा, ठीक है। नई गांवों का चित्रण अगर हम बात करें तो शेखर जोशी हैं, शिव मूर्ति हैं, संजीव मिथिलेश्वर आदि हैं, ठीक है। शिव मूर्ति का भरतनाट्यम और त्रिया चरित्र है, और विवेकी राय का बाढ़ की यमदाड़ और तिलमूंग, ठीक है। मिथिलेश्वर ने अगर हम देखें तो उन्होंने गांव के शोषण और प्रतिरोध का चित्रण किया, और उदाहरण के लिए इनका यहाँ पे उदाहरण दिया है भोर होने से पहले, ठीक है। सामाजिक विषमता और हाशिए के लोग भी हमें दिखाई कि अगर हम बात करें तो असगर वजाहत, सहज यथार्थ चित्रण हमें दिखाई देता है। और इसी तरह पंकज मिश्र में बाल श्रम व्यंग पर लिखा गया है, उदाहरण के लिए टुंडा प्रदेश, ठीक है। अरुण प्रकाश के द्वारा मजदूर वर्ग और आदिवासी स्त्रियों का चित्रण किया गया, उदाहरण के लिए इन्हें इधर दिया गया है उदाहरण विषम राग और बेला एक्का लौट रही है, ठीक है। कामता नाथ ने यातना और अजनबीपन का चित्रण किया। उदय प्रकाश ने शहरी अमानवीयता का चित्रण किया तिरिश के अंदर। अखिलेश ने राजनीति और बेरोजगारी का चित्रण किया, ठीक है। और कहानी है ऊसर, चिट्ठी और ग्रहण, ठीक है। फैंटेसी और प्रतीकात्मक कहानियां भी हमें देखने को मिलती है। तो बदी उज्जमा में अगर हम बात करें तो उनकी है दुर्ग, जिसमें संठाद भरी व्यवस्था का प्रतीक किया गया है। और चौथा ब्राह्मण, शहरों के जीवन पर व्यंग किया गया है इसके अंदर। अलगाव, ऊब और संत्रास मुख्य विषय रहे थे इसमें। स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित भी हमें कुछ कहानियां देखने को मिलती है। वीरेंद्र सक्सेना और विजय की कहानियों में ना स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण जो है प्रमुख हमें देखने को मिलता है। तो अगर संक्षेप में देखें तो समकालीन कहानी में ना हमें सांप्रदायिकता, भूमंडलीकरण, शहरीकरण और ग्रामीण जीवन, भोक्तावाद और सामाजिक विषमताओं का ना प्रमुख चित्रण देखने को मिलता है। और कहानीकारों ने ना समाज के यथार्थ को विविध दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया और नई संवेदनाओं और विचारों को भी जन्म दिया था। इसके बाद आता है दलित विमर्श, ठीक है, दलित संदर्भ। तो दलित चेतना की हिंदी कहानियों की अगर हम देखें तो 20वीं शताब्दी के ना अंतिम दशक में दलित चेतना से जुड़ी कहानियां भी सामने आने लगी थी, और इनमें दलित समाज की पीड़ा, संघर्ष और विद्रोह के स्वर जो थे वो भरकर आए थे हमारे सामने। तो प्रमुख कहानियां और कथाकार की अगर हम बात करें तो मार्कंडे की ना हलयोग है, ठीक है, जिसमें सवर्ण मानसिकता पर तीखा प्रहार किया गया है। शिक्षित दलित जो है युवक पर किए गए जुल्म का चित्रण हमें दिखाई देता है, और दलितों के साथ हो रही क्रूरता को भी उजागर करती है ये कहानी। हृदयेश की मनु है, ठीक है, जिसमें बदलते माहौल में सामंती और पुरानी सोच का पतन होता है, और ब्राह्मण पंडित सत्यनारायण के पाखंड और संस्कारों का अंत भी हमें देखने को मिलता है। जूता गांठने वाला दलित जो है वो ज़्यादा कमाने लगता है, लेकिन पंडित सत्यनारायण अपनी परंपरा छोड़ने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या भी कर लेते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है कि यह अंत नहीं, दलितों के शोषण और व्यवस्था के दलित विरोधी पक्षपात को उजागर करती है ये कहानी, ठीक है। और एक है शव यात्रा, जिसमें जाति व्यवस्था की विडंबना जो दलित समाज के भीतर भी मौजूद होती है वो दिखाई गई है। सूरजपाल चौहान की परिवर्तन की बात ये कहानी है। तो इसमें ना दलित समाज के सामाजिक उत्थान के प्रयासों को प्रभुत्वशाली जातियों द्वारा असफल बनाने का भी चित्रण किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा है मोहनदास नेमिशराय
की कहानी अपना गांव। तो परंपरागत शोषण युग ग्रामीण सामाजिक संरचना के प्रतिकार की कहानी है ये, ठीक है। इसके बाद है प्रहलाद चंद्र दास की लटकी हुई शर्त। तो दलित समुदाय के आत्मसम्मान और उसकी तलाश की कथा है ये, ठीक है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ भी हमें देखने को मिलती है। प्रेम कापड़िया की जीवन साथी है मोहनदास की है महाशूद्र आवाज़ें। डॉक्टर कुसुम की है वियोगी, आटे सने हाथ, ठीक है। विपिन बिहारी की आमने सामने, नीरा परमार की वैतरणी, कावेरी का सुमंगली, डॉक्टर कुसुम मेघवाल का अंगारा। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो दलित चेतना को उभारा इन्होंने, ठीक है। दलित कथाकारों ने परंपरागत सौंदर्य शास्त्र को अस्वीकार कर नकारा और विद्रोह को अपनी रचनाओं का मानदंड बनाया था। विषय वस्तु अगर हम देखें तो शोषण, जातिवाद, सामाजिक अन्याय, आत्मसम्मान की तलाश, प्रभुत्वशाली जातियों के अत्याचार और दलितों का विद्रोह हमें चित्रण देखते हैं इसमें, ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान की अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, सूरजपाल चौहान हैं, मोहनदास हैं और प्रहलाद चंद्र दास ने ना दलित जीवन की वास्तविकता को ईमानदारी से ना अभिव्यक्त किया और इनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा था, ठीक है, दलित साहित्य के अंदर। इसके बाद आता है शैली। तो यथार्थवादी शैली में ना दलित पीड़ा और विद्रोह को सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। दलित संदर्भ की कहानियां जो हैं वो हिंदी साहित्य में सामाजिक विषमता, अन्याय और विद्रोह के मुद्दों को केंद्रीय स्थान देती हैं और ये जो साहित्य है दलित समाज की चेतना और आत्मसम्मान और साथ में संघर्ष का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है, ठीक है। इसके बाद है कहानी में स्त्री स्वर। तो स्त्री स्वर का विकास अगर हम देखें तो हिंदी कहानी में ना स्त्री चेतना और बदलती स्थिति को ना शुरुआत से ही महत्व मिला है, ठीक है। प्रेमचंद की एक टोकरी भर मिट्टी में ना नारी के सबल रूप का चित्रण हुआ था और चंद्र किरण सोनरेखा प्रारंभिक सशक्त महिला कहानीकारों में से एक है, ठीक है। प्रारंभिक स्त्री स्वर की अगर हम बात करें तो चंद्र किरण सोनरेखा हैं जिन्होंने कहानियां लिखी हैं काफ़ी। घीसू चमार, गृहस्थी का सुख, पहली भूख, सुबह का भूला, ठीक है, एजुकेटेड वाइफ। तो नारी जीवन के सामाजिक पारिवारिक पक्षों का चित्रण किया इन्होंने और परंपरागत नारी संहिता के विरुद्ध संघर्ष का भी स्वर हमें इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो आधुनिक स्त्री विमर्श के जो प्रमुख कथाकार हैं वो हैं कृष्ण सोबती, ठीक है। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वो नारी पात्र को जुझारू और संघर्षशील दिखाती हैं। करुणा और व्यंग्य का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है इनकी कहानियों में। प्रमुख कहानियां हैं मित्रों मरजानी, ठीक है। इसमें ना साहसी नैतिकताओं को धता बताती मित्रों है, ठीक है। और ए लड़की मृत्यु की ओर बढ़ती अम्मू का सहज जीवन इसमें दिखाया गया है। और मन्नू भंडारी है अगली लेखिका, ठीक है। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये स्त्री के संघर्ष, नैतिक वर्जनाओं और द्वंद्व का चित्रण करती हैं। प्रमुख कहानी अगर हम देखें तो वो है कील और कसक, ईसा के घर इंसान, ठीक है, अकेली और अन्य कहानियां भी हैं जैसे कि मैं हार गई, छह, रेत की दीवार, बाहों का घेरा। इसके अलावा है मंजुल भगत। तो इनकी कहानी की विशेषताएं रही हैं निम्न वर्ग और ग्रामीण स्त्रियों की मूक प्रतिरोधी चेतना ये दिखाती हैं अपनी कहानियों में, ठीक है। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो वो है बंद, ठीक है, अनारों की अनारों और अस्मिता व अधिकार के प्रति सचेत नारी पात्र हैं ये, ठीक है। और इसमें आगे है अंतिम बयान, ये इनका एक कहानी संग्रह है, ठीक है। ये कहानी नहीं है, कहानी संग्रह है जिसमें कहानियां होती हैं काफ़ी सारी, अंतिम बयान। इसके बाद है मृदुला गर्ग। तो विशेषताएं अगर हम देखें तो इस स्वतंत्रता की ललक दिखाई देती है, बेड़ियों को तोड़ने का संघर्ष दिखाती हैं ये अपनी कहानियों में। और प्रमुख कहानियां अगर हम देखें तो अवकाश है, कितनी कैदें, ठीक है, 3 किलो की छोरी, करार, चक्कर घिन्नी, ठीक है, ये कुछ कहानियां हैं प्रमुख इनकी। इसके बाद है राजी सेठ। तो इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आंतरिक टूटन और पीड़ा का सूक्ष्म चित्रण करती हैं ये। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो घोड़े से गधे, ठीक है, आगत, ये प्रमुख कहानियां हैं इनकी। इसके बाद है सूर्यबाला। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो नारी की थरथराती मानसिकता और पराये दुख का चित्रण दिखाती हैं ये। प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो वो है अनाम, लम्हों के नाम, ठीक है, बिन रोई लड़की, उत्सव, सुमित्रा की बेटियां। इसके बाद है चंद्रकांता। तो इनकी विशेषताओं की बात करें तो कश्मीरी पृष्ठभूमि में नारी सबलीकरण दिखाती हैं ये, ठीक है। प्रमुख कहानियों की बात करें तो बस इतना ही, अनावृत, ओ सोन किसरी, काली बर्फ, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। फिर इसके बाद है चित्रा मृदुगुल। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो छोटी बच्चियों के यौन शोषण और सामाजिक यथार्थ का चित्रण करती हैं ये, ठीक है। और प्रमुख कहानियों की अगर हम बात करें तो प्रेत योनि, जिनावर, सुख, स्टेपनी, ठीक है, शिनाख्त हो गई, पानी का आदमी, त्रिशंकु, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसके बाद है मैत्रेयी पुष्पा। इनकी विशेषताओं की बात करें तो गांव में सबल होती नारी का चित्रण करती हैं ये और प्रमुख कहानियां हैं चिन्हार, ललमनिया और फैसला। इसके बाद है रीता शुक्ल, ठीक है, प्रमुख कहानियां हैं आमरो, मान मर्जाद, सातवीं बेटी, ठीक है, उर्मिला। इसके बाद अगली लेखिका है उर्मिला शिरीष, ठीक है, जो ना खुद को खोजती नारी पात्रों का चित्रण करती हैं, ठीक है, खुद को ना खोजती नारी पात्रों का चित्रण करती हैं ये, जो नारी खुद को खोजती है, मतलब होता है ना सेल्फ आइडेंटिफाई करती हैं, जो खुद को खोजती हैं नारियां, अपने आप को ढूंढती हैं खुद से, ठीक है। तो उन नारियों का ना चित्रण करती हैं ये।
इसके अलावा है इनके प्रमुख संग्रह हैं शहर में अकेली लड़की। इसके बाद है अलका सरावगी। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मध्यवर्गीय अनुभवों का जटिल चित्रण करती हैं ये। प्रमुख कहानियाँ हैं कन्फेशन, मन्नत, वाइल्ड फ्लावर हॉल, ठीक है। इसके बाद है मधु कंकारी कांक्रिया। विशेषताओं की बात करें उपभोक्तावाद में नारी के संघर्ष और टूटते परिवार के दिखाती हैं ये। और प्रमुख संग्रह है अंतहीन मरुस्थल। इसके बाद है मुक्ता, इनका प्रमुख संग्रह है पलाश वन के घुंघरू, आधा कोस, ठीक है। अन्य चर्चित लेखिकाएं भी रही हैं जैसे नासिरा शर्मा, अर्चना वर्मा, क्षमा वर्मा, दुर्वा सहाय, जया जदवानी। मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो स्त्री का संघर्ष और सबलीकरण हम दिखते हैं इसमें। घर परिवार की बाहरी समाज घर परिवार और बाहरी समाज में नारी की लड़ाई देखने को मिलती है हमें। इसके अलावा जटिल स्त्री पुरुष संबंध भी दिखाई पड़ते हैं। विवाहेतर प्रेम, ठीक है। स्वतंत्रता की ललक, रिश्तों का द्वंद्व दिखाई देता है, ठीक है। विभिन्न पृष्ठभूमियां भी की अगर हम बात करें तो वो होती है ग्रामीण, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और कश्मीरी समाज। यथार्थवाद और मौन प्रतिरोध भी हम देखते हैं। तो नारी पात्रों को ना मुक्त स्वाभिमान और संघर्षशीलता में के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। निष्कर्ष अगर हम देखें तो स्त्री स्वर हिंदी कहानी में ना एक सशक्त और प्रगतिशील धारा है। लेखिकाओं ने समाज की रूढ़िवादी सोच और नारी की पीड़ा और संघर्ष को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। और ये साहित्य जो है नारी अस्मिता और सामाजिक बदलाव का महत्वपूर्ण दस्तावेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दी गई है कि आप नोट्स को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।